Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is related to desert night exercise जो कि होगी इंडिया और फ्रांस के बीच में. सो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स ये दोनों इस बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज को जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21 इसको जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन में 20 से 24 जनवरी 2021 में कंडक्ट करेंगे. और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है बिकॉज दोनों साइड्स के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट की फील्डिंग होगी एंड ये दोनों पक्षों के बीच में बढ़ती हुई बातचीत का एक संकेत भी है. तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज 21. Our next article is related to a volcanic eruption. So ये जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है ये हुआ है इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया के माउंट सिमरू में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है एंड 5 किलोमीटर तक के दायरे में आप देख सकते हैं ये धुआं एंड राख का गुब्बार हो गया. माउंट सिमरू को द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है एंड ये जावा आइलैंड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है एंड वहाँ पे जितने भी एक्टिव वॉल्केनो हैं उनमें से एक ये सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है एंड इंडोनेशिया की बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट हाइकिंग डेस्टिनेशंस में से भी एक है. इससे पहले दिसंबर में ये वोल्केनो फटा था एंड यहाँ से लगभग 550 लोगों को निकाला गया था. लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन. सो जो इंडोनेशिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है. तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ये जो इंडोनेशिया है ये पैसिफिक की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं एंड इसी कारण से बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं. अब देखते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है. ये रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट से भी एड्रेस किया जाता है. मतलब ये कहा जाता है ये कुछ नहीं है, सिर्फ पैसिफिक ओशन के अलोंग एक पाथ है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं. तो धरती में जितने भी मतलब मेजॉरिटी में जितने भी वॉल्केनोज हैं एंड भूकंप आते रहते हैं वो सारे कुछ इसी रिंग ऑफ फायर के जो पाथ है इसी के अलोंग आते हैं. सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि श्री पीयूष गोयल ने पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स ऑन लॉजिस्टिक्स को संबोधित किया. अब देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में. जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज हैं ये अभी नेशनल लॉजिस्टिक काउंसिल और स्टेट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच में कंसल्टेशन की स्थिति में है. ये जो कॉन्फ्रेंस है ये दोनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगी. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो लॉजिस्टिक है ये 5 आवर्स के बारे में है. मतलब इट्स ऑल अबाउट 5 आवर्स कि राइट प्रोडक्ट हो, राइट कंडीशन में हो, राइट जगह पर हो, राइट टाइम पर हो एंड राइट कस्टमर को मिले. Our next article is related to पराक्रम दिवस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी. अब फोटो में आपको दिख रहा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अदम्य भाव के लिए, उनके देश के लिए जो सेल्फलेस सर्विस है उसके सम्मान में उन्हें याद रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा. कब होती है उनकी बर्थ एनिवर्सरी? 23 जनवरी. आपको ये डेट याद रखनी है. और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में डिक्लेयर करने के लिए गजेटेड नोटिफिकेशन को भी पब्लिश कर दिया गया है. अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. ये इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं. इनका जन्म कटक में हुआ था एंड एक काफ़ी संपन्न घराने में इनका जन्म हुआ था. देन कैलकाटा में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी एंड फिलोसफी में डिग्री ली. उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का इंडियन सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन हुआ था मगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा नहीं करना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने ये सर्विस लेने से मना कर दिया. बाद में बोस ने 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड उसके बाद उन्होंने एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की जिसका नाम था स्वराज. आपको ये नाम याद रखना है कि स्वराज सुभाष चंद्र बोस का न्यूज़पेपर है. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 28 दिसंबर 1885 को. ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है. एंड उसके बाद बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब भी लिखी थी जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कवर करते हैं. 1920 से 1942 के बीच के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कवर करता है. लेकिन इस बुक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था
एंड सुभाष चंद्र बोस ने ही हमारे देश को जय हिंद का नारा दिया था। और हमारा अगला आर्टिकल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है जो कि गुजरात में है। तो ये गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के प्रभास पठान टाउन में है। एंड अब अध्यक्ष इसी सोमनाथ मंदिर को मैनेज करेंगे। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट को देखें तो नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके पहले सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पहली बार सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया था। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। एंड 1025 एडी में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को कई बार लूटा था एंड थोड़ा खंडित भी कर दिया गया था। तो फिर पूरा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया एंड 1951 में इसका रिकंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। सो इस मंदिर की जो वास्तुकला है इसे पूरा चालुक्य शैली में किया गया है। और हमारा अगला आर्टिकल ये है कि महिला शिल्पकारों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक घोषणा की है कि वो दास्तकर को 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। अब देखते हैं ये दास्तकार है क्या। ये दास्तकार एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1981 में हुआ था। अब ये करते क्या है, ये जो पारंपरिक भारतीय शिल्पकार हैं इनको सपोर्ट करते हैं जिनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं एंड जो गांव में रहते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इन शिल्पकारों को मुख्य धारा में ला पाएं और इनको इनका स्थान दिला पाएं। न्यूज़ में ये है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने ट्यूसडे को एक घोषणा की थी कि वो दास्तकारों को 1 करोड़ रुपीस देंगे। ये उन्होंने इसलिए दिए कि उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के चलते क्राफ्ट पर्सन्स की मदद हो पाए इसलिए। अब दास्तकार क्या करेगी कि देश भर में 19 राज्यों की 12,000 से ज़्यादा महिला शिल्पकारों को ये 1 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। अब जानते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में और ज़्यादा। अमेरिकन एक्सप्रेस एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर लोअर मैनहट्टन में है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। एंड इस कंपनी की स्थापना 1850 में हुई थी एंड इसके सीईओ हैं स्टीफन स्क्वीरी एंड इसके फाउंडर्स हैं हेनरी वेल्स, विलियम फागो एंड जॉन बटरफील्ड। Our next article is कि सोलर एनर्जी में कॉपरेशन के लिए उज़्बेकिस्तान के साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये सबसे ज़्यादा रिसर्च को आइडेंटिफाई करेगा, डेमोन्स्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करेगा एंड जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनिशिएट करेगा। किनके बीच में? बिटवीन दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में है एंड बिटवीन इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट उज़्बेकिस्तान। इनके बीच में ये सभी पायलट प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगा एंड इसके प्राइमरीली जो फोकस रहेगा वो रहेगा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स पर, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर एंड दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज पर। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का सेकेंड एडिशन को रिलीज किया है। अब ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये बताता है कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक लंबे समय से कैसे कमिटेड है। अब देखो इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इफेक्टिव रूप से इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया है। अब इन्हें डिवाइड किया गया है 17 मेजर स्टेट्स में, 10 नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में। अब इनकी परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंपेयर किया जा सकेगा। अब देखते हैं इस इंडेक्स की 2020 की रैंकिंग्स को। मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटका अभी भी अपनी फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र एक पोजीशन की बढ़ोतरी के साथ सेकंड पोजीशन पर आ गया है एंड तमिलनाडु सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पर आ गया है। एंड नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की कैटेगरी में देखें तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर। एंड यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में देखें तो दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पर है एंड चंडीगढ़ अभी भी अपनी सेकंड पोजीशन पर ही है। अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में। इसे फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये 2015 ये सन याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी भागीदारी देना।
एंड इसके चेयरपर्सन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड इसके CEO हैं श्री अमिताभ कांत जी। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ बुक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बुक का नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड एंड इस बुक को रिलीज किया है गोवा के CM ने। ये जो बुक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये मिस्टर प्रभु की यादों का एक संग्रह है जो कि उन्होंने स्वर्गीय मुख्यमंत्री पारिकर जी की जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित किए थे। एंड इस पूरी बुक में लेखक ने मनोहर पारिकर जी के व्यक्तित्व को बयान करने की कोशिश की है। एंड इस बुक के लेखक हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट वमन सुभा प्रभु। सो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, वमन सुभा प्रभु। और मनोहर पारिकर जी का पूरा नाम है मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर। इनका जन्म 13 दिसंबर 1955 को हुआ था एंड इनका निधन 17 मार्च 2019 को हुआ था। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही उम्दा लीडर भी थे। इन्होंने गोवा के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया था एंड ये पहले IITian थे जिन्हें किसी भी स्टेट के CM के रूप में अपॉइंट किया गया था। एंड नवंबर 2014 में इनको डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि बिहार के CM ने स्टेट के पहले बर्ड फेस्टिवल कलराव का उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने। एंड इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों में बर्ड्स के प्रति, स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। इसके अलावा उन्होंने इस बर्ड फेस्टिवल के लोगों को भी रिलीज़ किया और अभ्यारण्यों में उपलब्ध पक्षियों पर एक कॉफ़ी टेबल बुक को भी रिलीज़ किया। अब देखते हैं नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी के बारे में। सो ये जो सेंचुरी है ये घर है बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स का जो कि हर साल सर्दियों में बहुत सारी जगह से आती है, जैसे कि यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, आर्कटिक सर्कल, रशिया एंड नॉर्दर्न चाइना। यहाँ से ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती हैं। एंड इस सेंचुरी में 136 प्रजातियों की बर्ड्स को स्पॉट किया जा चुका है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।